हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी कर रहे होंगे अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ में ही अपने माता पिता का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आपके और हमारे हम सबके प्यारे यूट्यूब चैनल अब रिजल्ट तक में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम शाम के 6 बजे हिंदी का यूपी पुलिस कांस्टेबल जो री एग्ज़ाम 2024 जो कहा जा रहा है कि वो जो ये लोकसभा के चुनाव जैसे ही संपन्न होते हैं और इनका रिजल्ट घोषित होता है उसके तुरंत बाद एग्ज़ाम की तारीख भी तय कर दी जाएगी और आपके एग्ज़ाम सेंटर भी बता दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आज है 30 तारीख, तो शाम के बज चुके हैं 6 और आपका टेस्ट नंबर जो 5वां है वो आप करने जा रहे हैं, यानी कि आपके सामने आ गया है। तो कहने का मतलब अप्रैल हो गया है ख़त्म। अब अप्रैल का मई और जून, यानी कि पूरा मई आपके पास है और जून का आपके पास आधा महीना है। उसके बाद आपके पास ऊपर हो जाएगा प्रेशर, क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट फाइनल हो जाती है तो बच्चा लोग बोल देते हैं, तितर बितर होने लगता है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या पढ़ूँ। तो आप मई में इतनी अच्छी प्रैक्टिस बना के ले चल सकते हैं कि आपको हर सेक्शन के कम से कम 500 सवाल कर लेने हैं, चाहे वो हिंदी का सेक्शन हो, चाहे वो मैथ का सेक्शन हो, चाहे वो रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे वो मानसिक अभिरुचि का सेक्शन हो, चाहे वो हो जाए आपके जीके जीएस का सेक्शन। तो आप सभी को करनी है बहुत ज़्यादा से प्रैक्टिस। तो ये चैनल जो है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। आप कंटेंट पढ़िए खुद से, चाहे ऑनलाइन पढ़िए चाहे ऑफलाइन पढ़िए, चाहे पढ़ लिए आप सेल्फ स्टडी से, लेकिन कंटेंट के साथ साथ उस कंटेंट के लिए आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, जहाँ पर आपको तरह तरह के सवाल मिलते हैं, तरह तरह के आपको एग्जामिनर की अप्रोच पता चलते हैं कि एग्जामिनर कितने रूप से एक सवाल को आपसे पूछ सकता है। तो इन्हीं सभी श्रृंखला आपको पूरा करते गए इतने सारे आपके सवालों के जवाब को पूरा करते हुए ये सभी सीरीज आप सभी के लिए की गई है तैयार। तो मैं आप सभी की दोस्त आपको लेके चलती हूँ आज के टेस्ट नंबर हिंदी के 5वें पे, जिसमें हम करते हैं 38 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, और आगे के क्वेश्चन जितने बचते हैं 75 क्वेश्चन तक वहाँ हम करते हैं सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और सारे के सारे जीके जीएस जितने भी इस सेट में इन्वॉल्व हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आई होप आप सभी अपना 100% देंगे और सभी क्वेश्चन का आप आंसर भी लगाएंगे। मुझे बाद में ये नहीं कहना कि आप बीच में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको चैनल पे आना अच्छा लगे, कंटेंट समझ में आए, प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, अब मेरा पूरा ध्यान अपने कंटेंट पर आपको प्रोवाइड कराने पर ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी अपनी स्क्रीन पर पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगी और बाद में हम इसका आंसर लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त कथन या विकल्प का चयन करें। यदि इसे स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो कथन आपके सामने दिया है कि महादेवी जी हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। तो जो अंडरलाइन किया गया है, क्या इसको बदलने की ज़रूरत है क्या नहीं है, वहीं आपको ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी की सुविख्यात कवित्री था, हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी, हिंदी का सुविख्यात कवि था, या किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो आपको गलती नज़र आ रही है वो गलती क्या है। देखिए, कोई भी जो महान पुरुष होता है, जो हमारे आदर्श होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, हम उनके लिए एक क्या है बहुवचन वाली सहायक क्रिया का यूज करते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा जी, उनका साहित्य में है मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने अपना बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है। तो महादेवी वर्मा जी हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए आदर्श हैं। तो क्या होता है, उनके लिए हम जो है बहुवचन वाली सहायक क्रिया यूज करते हैं। यहाँ पर जो थी है वो एक सम्मानजनक सहायक क्रिया नहीं है महादेवी वर्मा जी के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको थी गलत लग रहा है, बाकी इतना सेंटेंस तो ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हिंदी की सुविख्यात कवि थी। तो आपको यहाँ पर थे पर क्या है, देखिए अंक की बिंदी लगाई दी होगी, इसका मतलब क्या है, थी जो है यह बहुवचन को डिफाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। जैसे कि महात्मा गांधी हमारे महान क्रांतिकारी थे, था नहीं थे, और थे भी कैसा वाला,
ये वाला थे, जिस पे आपको यहाँ पर अंक की बिंदी लगाना पड़ेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही से भी किया होगा, बहुत सारे गलत भी किए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर आपको पहुंच गया। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जल्दी करेंगे, और क्योंकि आपको पता है 75 क्वेश्चन है, हमको कम समय में 75 क्वेश्चन आपको दे देने हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 कि विभूति का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि विभूति का आपको साइनोनिम बताना है। शक्ति, संपदा, सौंदर्य, विरासत। तो विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा संपदा। संपदा क्या है, विभूति का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। तो ये हमारे क्वेश्चन के हो जाएंगे राइट आंसर। आप सभी ने बहुत अच्छे से किया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो आपके सामने यहाँ पर कथन दिया हुआ है, वाक्य दिया है कि उसे परिश्रम करनी चाहिए ओब्लिक, और इस तरह अपनी कमी को नंबर 2 ओब्लिक पूरी करनी चाहिए। ओब्लिक 3 दिया है, कोई त्रुटि नहीं है, यह है चौथा कथन। तो किस कथन में आपको त्रुटि लग रही है कि नहीं लग रही है वो आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है तीसरे भाग में, ऑप्शन नंबर बी दिया है चौथे भाग में, ऑप्शन नंबर सी दिया है दूसरे भाग में, और ऑप्शन नंबर डी है पहले भाग में। तो चलिए आप इसको पढ़िएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर है, आप मुझे ये करके बताने वाले हैं राइट आंसर की तरह से। तो देखिए भाग 1 में इसमें दिया है आपको, देखिए उसे कठिन परिश्रम करनी चाहिए या उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्योंकि परिश्रम क्या है, ये परिश्रम एक पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग के हिसाब से सहायक की जाएगी वो भी पुल्लिंग ही आएगी। तो इसलिए जो कथन में त्रुटि है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले कथन में क्या है, त्रुटि दी हुई है। तो कभी कभी ऑप्शन क्या करता है, भले यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है लेकिन यहाँ पर तीसरा भाग दिया है, तो कभी कभी बच्चे क्या है जल्दी जल्दी में गोले में ए भर के आ जाते हैं, लेकिन ए जो दिया है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो कठिन परिश्रम करनी चाहिए नहीं, कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका संपदा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सारे बच्चों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चौथा दिया है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ध्रुवांचल, गगनांचल, उदयांचल या अस्तांचल। तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसके लिए एक शब्द बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे, उसका राइट आंसर हो जाएगा उदयाचल, यानी कि उदय होने वाला, आंचल माने होता है उदय माने उदय, आंचल माने कि आंचल से पीछे से उगने वाला, तो ये हो जाएगा उदयाचल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो सरस्वती का आपको समानार्थी शब्द बताना है। शारदा है, पार्वती है, काली है, चंडी है। तो सरस्वती का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा शारदा। इनको बाग देवी भी कहते हैं, और आपको पता होगा इन्हें बीणा दायिनी भी बोलते हैं, और इनको सरस्वती भी माता बोलते हैं। और ये जो होती है हमारी क्या है, जो बाणे की जो सरस्वती माता होती है इनको बोलते हैं, इनको महाश्वेता भी कहा जाता है, इनको बागेश्वरी भी कहा जाता है, इनको ज्ञानदा भी कहा जाता है, हंसवाहिनी, भारती और बीणा पाणी भी कहा जाता है। तो ये सब हो जाएंगे सरस्वती का पर्यायवाची। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फटाफट आप क्वेश्चन के आंसर भी लगाइएगा और क्वेश्चन सही करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पुण्य है, पूज्य है, या पुण्य है, या पुण्य है। तो कौन सा सही यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर के ए, पुण्य सही शब्द है, इसकी क्या वर्तनी शुद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है, यानी कि उनको जो है उनको स्वर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, लेकिन उनकी जो मात्राएं हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर है अ, ई, ए, अणे, री, उ या ए। तो कौन से वे 2 स्वर हैं, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी, ए और अणे की क्या है, अंगा की हम सिर्फ मात्रा यूज करते हैं, इनको स्वर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है
क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस लंघन, यहाँ हो जाएगा उत प्लस लंघन, या उल प्लस लंघन, या हो जाएगा उ प्लस लंघन। तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप बताएंगे उत प्लस लंघन। यहाँ पे जो आधा तय है वो भी आधे लय में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये है कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे यह है व्यंजन संधि। यहाँ पर कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्ग जो होते हैं इनको बोलते हैं प्रीफिक्स। ये क्या है? वाक्य के पहले लगते हैं, क्या बाद में लगते हैं, क्या बीच में लगते हैं, ये आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन का आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर नो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। उपसर्ग जो है वाक्य के आदि यानी शुरू में जोड़े जाते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो वाक्य के अंत में जोड़े जाते हैं, जिनको हम सफिक्स बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, या कर्मधारय समास है? तो स्टूडेंट जो राजपुत्र का जो संधि विच्छेद वो समास विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे राजा का पुत्र। तो जिसमें आपको आ रहा होगा कि जो का परसग है ये संबंध तत्पुरुष को डिनोट करता है, यानी कहने का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए तत्पुरुष समास। राजा के पुत्र में तत्पुरुष समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। 10 का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 12 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अन्वेषण प्लस णय, अण्वे प्लस षणय, अणु प्लस बेषण, या अनु प्लस एषण। तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी अनु प्लस एषण। ये सही संधि विच्छेद है। अगर आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है तब आप बताएंगे इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है, क्योंकि यह रे ले बे से पहले अगर कोई भी आपको आधा व्यंजन दिखाई दे तो आप उसमें आप नीच के 99% ये होता है कि वहाँ पर यण संधि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गिलास में थोड़ा दूध है रेखांकित शब्द में विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? परिणामवाचक में आता है, संख्यावाचक में आता है, संकेतवाचक में आता है, कि गुणवाचक में आता है? देखिए थोड़ा, इतना, अधिक, कम, ज़्यादा, ये जो होते हैं ये परिणामवाचक में आते हैं, जिनको हम नाप तोल सकते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए परिणामवाचक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आपको 13 और 14 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। चलिए पढ़ते हैं इनको। निम्नांकित में कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? चपला है, तोय निधि है, अक्ष है, या झस है? तो आप बताएंगे मछली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा झस। झस क्या है? मछली का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर के डी। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर। और आप बताएंगे मछली के और पर्यायवाची सफरी होता है, और आप बताएंगे इसका पर्यायवाची मीन होता है, इसका पर्यायवाची क्या होता है? मत्स्य भी होता है। तो ये हो जाएंगे हमारे मछली के पर्यायवाची। तोय निधि यानी कि तोय मतलब होता है जल, और निधि होता है किसी को धारण करने वाला, यानी कि जल को धारण करने वाला कौन होता है? तब आप बताएंगे जो जल को अपने अंदर समाहित करके रखता है। आप बताएंगे समुद्र क्या है? बहुत सारे जल को अपने अंदर समाहित करके रखता है। तो तोय निधि किसका? समुद्र का। चपला हो जाएगा बजली का, और अक्षी हो जाएगा आंख का। तो सारे ऑप्शन मैंने आपके सामने बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। क्वेश्चन नंबर 14 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कौन सा शब्द एहि लोक का विलोम शब्द है? यानी कि आपको क्या है? एंटोनियम बताना है। भौतिक है, सांसारिक है, पारलौकिक है, या यही लौकिक है? तो यही लोक का हो जाएगा पारलौकिक, यानी कि ऑप्शन नंबर के सी ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दोनों को पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। चीर ओब्लिक चिर का अर्थ क्या है? नया ओब्लिक पुराना, किला ओब्लिक काश, पुराना ओब्लिक कपड़ा, या चर ओब्लिक अचर? तो चीर प्लस चीर का जो अर्थ है वो आप मुझे बताएंगे राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा, चीर का मतलब होता है पुराना, चीर का मतलब होता है पुराना, और चीर का मतलब होता है कपड़ा। तो कभी कभी क्या होता है जो समानार्थी शब्द होते हैं उनका कभी कभी हमसे अर्थ पूछ लेता है, तो आपको उन सभी के लिए तैयार रहना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वनमाग्नि बोलते हैं, दावानल बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं,
या बड़वा नल बोलते हैं। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दावा नल को बोलते हैं जंगल में लगने वाली आग। जठर, देखिए जठर रस कहाँ पाया जाता है? पेट में। तो पेट में लगने वाली आग को क्या बोल लेंगे? जठर, जठराग्नि। और बड़वा नल आप किसको कहेंगे, ये भी आप मुझे बताने वाले हैं। तो बड़वा नल को आप क्या कह सकते हैं? तो आप कहेंगे समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वा नल बोलते हैं। तो तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें फॉर्मेट में आपसे पूछेगा, आप इनका आंसर करके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल है, या आपसे पूछ रहा है संभाव्य वर्तमान काल है, या तात्कालिक वर्तमान काल है, या सामान्य वर्तमान काल है। एक बार फिर से क्वेश्चन मैं आपको पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे देना, यानी कि उसे अगर संभाव्य है, अगर वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी देना। तो यहाँ हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर के बी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता का लताएं, घोड़ा का घोड़े, किताब का किताबें और सखी का सखियाँ। तो कौन सा सही नहीं है? ए भी सही है, बी भी सही है, और यहाँ पर सी भी सही है। लेकिन गलत क्या हो जाएगा? सखी का सखियाँ तो सही है, लेकिन सखे की जो स्पेलिंग वो लिखी हुई है बर्तनी, वो गलत है। देखिए सख्या की जो सही बर्तनी होगी वो हो जाएगी से, खे पर छुट्टी की मात्रा या। जब हम किसी भी शब्द में या वाला जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? अंत में आने वाली जो लघु मात्रा होती है वो जो दीर्घ मात्रा लगी होती है वो लघु मात्रा में बदल जाती है। तो यहाँ पर जो बड़ी की मात्रा थी वो क्या है? छोटी ई में बदल जाएगी। तो हमारा जो गलत था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आप रीड करिएगा और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो इसमें बताएंगे, आप बताएंगे कारक कहाँ पर आ रहा है? कारक आ रहा है आ, नहीं कारक जो आ रहा है, सॉरी कारक आपको दिखाई दे रहा होगा पर, ठीक समय पर। तो पर क्या है? यहाँ पर कारक है। और कभी कभी कारक को आप पर्शक भी बोल देते हैं। ये पर क्या है? पर्शक चिन्ह है। देखिए यहाँ पर कर्म कारक है, करण कारक है, या संप्रदान कारक है, या अधिकरण कारक है। तो आपको पता होगा हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ये मैंने अपनी पोस्ट में क्वेश्चन भी डाला था और काफ़ी सारे बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था। आप भी पोस्ट, जहाँ कम्युनिटी पोस्ट होती है वहाँ पर आपको क्विज दिए जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी आंसर कीजिएगा। तो देखिए ठीक समय पर आ जाना, में पर अधिकरण, जो में और पर होता है, ये जो दो उपसर्ग होते हैं ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक गाय, दो घोड़ा, एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य को चुनिए। चलिए मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। एक गाय, दो घोड़ा, एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। देखिए चर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा जो सहायक क्रिया जो आएगी वो लास्ट से संबंधित होकर आएगी। देखिए एक गाय, दो घोड़े और बकरी मैदान में चर रहे हैं, लेकिन हम चर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो सहायक क्रिया आने वाली है वो लास्ट को देख के आएंगी। लेकिन बाद में एक बकरी है तो बकरी के हिसाब से ही क्या है यहाँ पर क्रिया आने वाली है, क्योंकि क्या है यहाँ पर जब बहुवचन की क्रिया होगी तो हम रही हैं लगाएंगे, ना कि रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर के हमारा 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। ठीक है, लेकिन सहायक क्रिया बहुवचन वाली आएगी और जो चर रही हैं ये किसका आएगी? ये बकरी के हिसाब से आएगी, एक बकरी के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? आप ऑप्शन पढ़ेंगे, पश्चिमी हिंदी की है, राजस्थानी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर जो आती हैं वो ए, बी, सी, यानी कि 3 भाषा शामिल होती है। ए से हो जाएगा कौन सी? अवधी,
बी से हो जाएगा बघेली और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। यानी कि पूर्वी हिंदी में कौन सी कितनी बोली आती है आप बताएंगे 3। 3 को आप याद रखेंगे ABC से। ए का मतलब अवधी, बी का मतलब बघेली और सी का मतलब छत्तीसगढ़ी। तो ठीक है, आप इनको याद कर लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है उसकी पहचान करनी है। कसीदाकार, जुराब, पायजामा या कच्छा। तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो जुराब जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और आपसे पूछेगा कि जुराब कौन सी भाषा का शब्द है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। जो जुराब है ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगर मैं आपसे तुर्की के बारे में 2 ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ जो ये तुर्की देश है, तुर्की, तो तुर्की देश है ये कुछ तो एशिया में आता है और कुछ यूरोप में आता है। मान लीजिए ये 2 तुर्की के अगर मैं पार्ट बना दूं, तो एक तुर्की तो वो है जो एशिया में आता है, एक तुर्की वो है जो यूरोप में आता है। बहुत जल्दी मैं आपकी मैप की क्लास भी शुरू करने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए चैनल को सपोर्ट चाहिए। आप लोग जो है किसी क्लास को बहुत अच्छे से देखते हैं, लेकिन कोई कोई क्लास पे आप देखते ही नहीं है। क्लास आपके लिए ही बनाई जा रही है, तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर देखिएगा, अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं बता दूं जो तुर्की एशिया में आता है इसकी राजधानी हो जाएगी, तुर्की की राजधानी अंकारा। और जो तुर्की की राजधानी यूरोप में आती है उसकी हो जाएगी इस्तांबुल। तो कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि यूरोप में तुर्की की राजधानी क्या है और एशिया में तुर्की की राजधानी क्या है, क्योंकि तुर्की यूरोप और एशिया दोनों में आता है। ये थोड़ी सी जानकारी मुझे लगा बता देनी चाहिए, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। लेकिन मैप की क्लास आपके लिए ज़रूर आएगी, उसके लिए आपका फुल सपोर्ट चाहिए आपको अपने प्यारे चैनल के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है। गेहूं का आपको तत्सम बताना है। गृध है, गोधूम है, गो है, ग्रंथि है। तो जो गेहूं का तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा गोधूम। और ग्रंथि किसका तत्सम है आप बताएंगे। गांठ का जो तत्सम होता है वो होता है ग्रंथि। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किस रस को रसराज कहा जाता है। वीर रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को या शांत रस को। तो जो रसराज को जो रस की संज्ञा दी गई है वो हो जाएगा श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न हिसने गंभीर, के घाटी के ब्रजमानु बेहलदर के वीर। तो मैं कौन सा अलंकार है। तो कुछ 2 पंक्तियां आपको यहाँ पर दी है, इन 2 पंक्ति को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको बताना है कौन सा इसमें अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है। तो स्टूडेंट अगर आपने प्रैक्टिस सेट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किया होगा तो उन एक प्रैक्टिस सेट के अंदर ये वाली अलंकार पहले आया था। देखिए क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, इसी वजह से ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट में रिपीट हुआ है। तो ये मत सोचे कि क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था जो ब्रज भानु है, ब्रज भानु जो है इनको राधिका भी कह देते हैं, क्योंकि जो राधा जी के पिता थे उनका नाम ब्रजभानु था। तो राधा एक तो ब्रजभानु जा का मतलब हो जाएगा ब्रजभानु की पुत्री, यानी कि कौन, राधा। और ब्रजभानु जो हम गाय के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रज का मतलब होता है बैल, और जो बैल की बहन होती है उसको क्या बोलते हैं, गाय। आगे आता है हलधर। हलधर का मतलब होता है, देखिए हलधर को बलराम को भी हलधर बोल देते हैं, क्योंकि उनका जो अस्त्र था वो हल था। और आपको पता होगा एक हल जो हम खेती में करने के लिए यूज करते हैं उसको भी हलधर बोल देते हैं। और हल को धरने वाला कौन होता है, बैल। तो शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष। ऑप्शन नंबर की सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हिंदी किसी में पूछी जाती है तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि इस एग्जाम को पूछे, इसमें बन गया स्टार। आप उसको याद कीजिएगा कि इस काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1893 में, 1900 में, 1903 में या 1905 में। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना की गई थी, क्वेश्चन नंबर 26 का आप मुझे बताएंगे राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। दिए गए विकल्प में सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरे। इंडोनेशिया में एक बार फिर से ज्वालामुखी ने डैश बर पाया है। कहर बर पाया है, तहलका बर पाया है, क्रोध बर पाया है या रूप भर पाया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप इसमें जो राइट ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, जो इसमें भरा जा रहा है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इंडोनेशिया ने एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया है। तो ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर है, यहाँ पर आ जाएगा कहर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर आपको गद्यांश दिखाई दे रहा होगा। पहले हम पढ़ेंगे गद्यांश, उसके बाद पढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन और फिर करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर। तो चलिए मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िएगा, पढ़ने के बाद उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर अपने क्वेश्चन के आंसर भी लगाइएगा। तो निर्देश नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 38 से 32 तक दिए गए हैं, में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। सारा संसार नीले गगन के तल तल के अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर देखते हैं तो क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे की ओर खिसक जाता है और हम इस नज़ारे का कोई छोर नहीं दिखाई देता। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जिंदगी का न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा इसको पूरी तरह फिट नहीं बैठती है। बर्नार्ड शॉ का जीवन को एक खुली किताब मानते थे। वह यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी भी अन्य जीव को जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है, मैं थोड़ा इसको साफ कर देती हूँ, यदि इंसान ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से किसी एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम दूसरे के जीने के हक से उसको वंचित कर दे। तो चलिए, ये मैंने गद्यांश पढ़ दिया है, आप नहीं पढ़ा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे भी थोड़ा गद्यांश का पार्ट दिया हुआ है, चलिए मैं इसको पढ़ती हूँ। यह खुला आसमान है, यह प्रकृति और यहाँ पूरा भूमंडल हमें दरअसल यह बात बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीवन के साथ दूसरे के जीवन के जीने के हक को ना छीने। यह आसमान जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी प्रकार हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूर्ण अवसर देने चाहिए। दूसरे के जीने के हक को नहीं छीनना चाहिए। इससे सबसे बड़ा पाप या अपराध और कुछ नहीं हो सकता। तो आपने यह सारांश गद्यांश पढ़ लिया होगा, इसको समझ भी लिया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को पीछे करके इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। चलिए, मैंने तो आपको पढ़ दिया है, अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपको 28 दिया है, क्षितिज किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जहाँ धरती आकाश आसपास होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जब तक धरती दिखाई पड़ती है, जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं, या जहाँ धरती आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं वहाँ। तो आपने जो पहली स्लाइड थी उसमें गद्यांश में देखा था, जहाँ धरती और आसमान मिले दिखाई देते हैं उसको हम क्षितिज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है, उसके बहुत से सिरे हैं। यदि हमें किसी भी चीज़ का और छोर पता नहीं चलता तो वह क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 के ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं, आप मुझे बताएंगे राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए हमें उसका कोई और छोर नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर के 30। फिट और इंसान शब्द हैं, आगत शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं और देशज शब्द हैं। तो आप बताएंगे फिट और इंसान कैसे शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप करेंगे राइट आंसर, ये हो जाएगा आगत शब्द, यानी कि ये बाहर से आए हैं और इनको हमने क्या है अडोप्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। क्वेश्चन नंबर 32 है, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किसे दी है। एक खुली किताब से, सभी जीवों से, क्षितिज से, या पढ़ी जा रही पुस्तक से। तो आपको पता होगा बर्नार्ड शॉ ने क्या क्या है, जीवन क्या है, एक खुली किताब के समान है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, ये है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ेंगे, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी को लूट लेते हैं, किसी को ठीकने नहीं देते,
कि ये किसी के जीने का अधिकार नहीं देते। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। यदि हम किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं तो उससे बड़ा कोई अपराध या उससे बड़ा कोई अन्याय नहीं होता। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर। तो 28 से 32 तक जितने भी क्वेश्चन दिए थे गद्यांश से संबंधित वो आप सभी ने कर लिए हैं। आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन बनाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको क्वेश्चन नंबर 33 और 34 दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 33 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन किए। तो आपको यहाँ पर दिया है वाक्य, मैं वाक्य पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िएगा और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। तो आकांक्षा को आप किस शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं वहीं आपको बताना है। इच्छा, वासना, कामना या आराधना। कहते हैं ना मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है शुद्ध वर्तनी बताइए। लालसा, शोणित या सैनित या मत्स्य। देखिए लालसा का जो सही संधि विच्छेद सही वर्तनी होगी वो होगी लाल और सा बनेगा सपेरे वाला। ठीक है। जो मत्स्य होता है मैं में आदत्य बनेगा, आदस्य बनेगा और ये हो जाएगा मत्स्य। ये शब्द गलत लिखा है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। शोणित का मतलब होता है रक्त। ठीक है। तो शोणित का पर्यायवाची आपको रक्त पता चल गया। जो राइट आंसर है यानी शुद्ध वर्तनी है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37। क्वेश्चन नंबर 35 है गीदड़ भक्की मुहावरे का अर्थ बताइए। धोखे का प्रयास देना, जान से मारने की धमकी देना, झूठ की धमकी देना, अपशब्द कहना। कहते हैं ना हमको ज़्यादा गीदड़ भक्की देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि झूठी धमकी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है सम्मुख का विलोम क्या है। विलोम का मतलब होता है एंटोनियम। उन्मुख है, प्रमुख है, मुख्य है, विमुख है। तो सम्मुख का हो जाएगा विमुख, यानी कि सम्मुख का मतलब सामने, विमुख मतलब मुख के पीछे यानी विरुद्ध में। क्वेश्चन नंबर 37 है मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, किस भाग में त्रुटि दी गई है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसके ऑप्शन हो गए हैं कट। कोई बात नहीं, एडिटर ने पता नहीं सौ के पीडीएफ बनाता है क्या। देखिए मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आवश्यकता जो है गलत लिखा है। क्योंकि आवश्यकता जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है यहाँ पे आ वे से ये कहता, यानी कि यहाँ पे आके आ का डंडा लगता है, यही इस पे गलती है। तो आप बताएंगे इसमें आवश्यकता गलत लिखा हुआ है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये थे हमारे आज के 37 क्वेश्चन। लास्ट का 37 क्वेश्चन जो होते हैं ये हमारे हिंदी के थे। आपने हिंदी के 37 क्वेश्चन में से कितना आपने सही स्कोर किया वो आप जानते होंगे, लेकिन आप कमेंट करके तो बताते नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि आप पूरी क्लास नहीं करते। बट कोई नहीं, आप मेरे साथ नहीं, अपने साथ आप गलत कर रहे हैं, अपने माता पिता के साथ भी गलत नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। वो तो आपको रिजल्ट आपको जवाब दे देगा। मेरा काम आपको क्वेश्चन कराना है, करना ना करना आप पे डिपेंड करता है। आज का जो दूसरा प्रैक्टिस सेट का भाग है सामान्य अध्ययन वो शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 75 तक आप कितने क्वेश्चन यहाँ से बनाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है। टेनिस से है, स्काई ड्राइवर से है, क्रिकेट से है या बैडमिंटन से है। तो आपको पता होगा शीतल महाजन क्या है, स्काई ड्राइवर है, यानी कि आपको पता होगा 2300 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला यही थी। तो शीतल महाजन का संबंध बताएंगे आप स्काई ड्राइविंग से। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। आप हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले के साथ स्पर्श नहीं करती है। आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए बलिया से, उन्नाव से, हरदोई से या बाराबंकी से। तो आप बताएंगे जो लखनऊ से कोई भी इंसान बता देगा बलिया की सीमा क्या है, बिहार से लगती है। और बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और लखनऊ से तो इसकी सीमा दूर दूर से भी लगने नहीं वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती राजस्थान से, गुजरात से, झारखंड से, महाराष्ट्र से। तो मध्य प्रदेश की सीमा
किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। झारखंड से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से कौन सीमा साझा नहीं करता? बलिया। और मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता? तो झारखंड। तो कभी कभी आपसे मैप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये सब आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 42 है कि सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डुरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर 1 है ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग्स या मोहन बागान सुपर जॉइंट या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। तो किसने जीता था संस्करण 132वां? आप बताएंगे आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 41 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, मोहन बागान सुपर जॉइंट ने 132वां डुरंड कप का क्या है जीता था खिताब। और डुरंड कप का संबंध किससे होता है? फुटबॉल से। यह भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? अभ्रक, प्लेसर गोल्ड या ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। और अभ्रक जो है सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और भारत में सबसे अधिक उत्पादन होने वाला एक्स जो भी है वो है अभ्रक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में पहला जिला बन गया है? आगरा है, बरेली, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर। तो आपको राइट आंसर बताएंगे बरेली, यानी कि ऑप्शन नंबर के बी यहाँ का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? लखनऊ में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में या वाराणसी में? तो नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? क्वेश्चन नंबर 44 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, ग्रेटर नोएडा में इसकी स्थापना की जा रही है। यानी नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको 45 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा था? यानी कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वही आपसे पूछ रहा है। कुणाल था, बृहदत्त था, सुसीम था या संप्रीत था? तो आपको पता होगा मौर्य वंश का तो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त। तो ऑप्शन नंबर की भी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ेंगे। सितंबर 2023 में किसे 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है? वहीदा रहमान, आशा पारेख, रेखा या मुमताज? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 की देने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर की ए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 47वां क्वेश्चन है एक वाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 2400 जूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2200 जूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3200 जूल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3600 जूल। तो एक वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आप बताएंगे राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी 3600 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है, लखनऊ में अमोसी एयरपोर्ट है, कानपुर में फुर्सतगंज है या आगरा में खेरिया है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कानपुर में जो भी आपको हवाई अड्डा मिलता है उसका नाम है चकेरी हवाई अड्डा। तो फुर्सतगंज नहीं है। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 12 मई को, 11 मई को, 10 अप्रैल को या 28 अप्रैल को? तो आप बताएंगे 11 मई को क्या है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है मोटर वाहन की बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं? HCl का करते हैं, HF का करते हैं, HNO3 का करते हैं या H2SO4 का करते हैं? तो आप बताएंगे मोटर वाहन में क्या है हम सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है H2SO4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन है आपके संघीय सूची में, राज्य सूची में, संवर्ती सूची में या अपशिष्ट सूची में? तो आप बताएंगे राज्य पंचायती जो है ये आती है आपको राज्य सूची में, यानी कि स्टेट लिस्ट में यह शामिल है। और सूचियों पर मैंने संपूर्ण क्लास फुल डिटेल में कराई हुई है। अगर आपको क्लास करनी है तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, आपको वहाँ पर क्लास मिल जाएगी। बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर फुल कंटेंट के साथ पढ़ाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 52 है, अक्टूबर 2023 में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या मैरीलैंड में? तो आप बताएंगे मैरीलैंड में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। अगर आपसे पूछेगा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है, तो आप बताएंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आप बताएंगे 27 मई को, 21 जून को, 29 अगस्त को या 2 अक्टूबर को? तो आपको पता होगा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, और ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के दिवस, हैप्पी बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। तो 29 अगस्त हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, सारनाथ स्थित है गया में, गुजरात में, वाराणसी में या कुशीनगर में? तो आप बताएंगे सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर, इन दोनों का ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 55वां क्वेश्चन, मानव रक्त का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसको कहते हैं या कहलाता है? प्लीहा को, इसको स्प्लीन बोलते हैं, यकृत यानी लीवर, हृदय यानी कि हार्ट, किडनी यानी इसको बोलते हैं किडनी ही बोलते हैं। तो शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे प्लीहा, क्योंकि आपको पता होगा यहीं पर क्या है, रक्त का निर्माण होता है। तो रक्त में ही जाकर क्या है, यह आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नष्ट भी हो जाती है। इसको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। क्वेश्चन नंबर 55 का जो स्टूडेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर के ई, पीलिया यानी स्प्लीन को रक्त बैंक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, यानी कौन से भोजन को खाने पर हमको तुरंत एनर्जी आ जाती है, जिनको इंस्टेंट एनर्जी बोलते हैं, यानी कि तुरंत एनर्जी? प्रोटीन को, मक्खन को, विटामिन को, ग्लूकोज को? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज को पीने से हमारे शरीर के अंदर तुरंत एनर्जी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे भैरव सिंह शेखावत, बी.डी. दत्ता जी, मदन मोहन वर्मा या पुरुषोत्तम दास टंडन? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आप बताएंगे राइट आंसर, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित था? बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में, बंगाल में? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी बी, गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर था, जो 2400 घंटों सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला मंदिर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार है, वीणा है, सरोद है, तबला है? तो सबसे प्राचीन यंत्र कौन सा हो जाएगा? वीणा, ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद में आता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। यानी कि अगर आप भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये 4th स्थान पर आता है। और इससे पहले सबसे पहले आएगा राजस्थान, फिर आएगा आपको मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश आता है 4थे स्थान पर महाराष्ट्र के बाद। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसको आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप बताएंगे पेरिस की राजधानी फ्रांस में, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, या न्यूयॉर्क जो यूएसए में है, या हेग नीदरलैंड में? तो आप बताएंगे हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और नीदरलैंड को पहले हम हॉलैंड के नाम से भी जानते थे। क्या नीदरलैंड ने भारत के ऊपर अधिकार किया है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ या ना की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर आपको 62 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर या 6 माह के भीतर? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे 1 माह के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए। और अगर आपने एडुटेरा के प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, जो हमारा टेस्ट चलता है 10 बजे डेली, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था, देख लीजिए। अब ये प्रैक्टिस सेट में भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप वहाँ पर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको आपके प्रैक्टिस सेट में भी मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उसकी लंबाई कितनी है? 348 किलोमीटर या 332 किलोमीटर, 341
341 किलोमीटर या 345 किलोमीटर। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस की कितनी लंबाई है आप बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना आवश्यक रूप से होना चाहिए। आर्टिकल 85 में, आर्टिकल 100 में, आर्टिकल 97 में या आर्टिकल 93 में। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो आप बताएंगे आर्टिकल 93 के अंदर यह बात का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया था या स्थापना की गई थी। प्रयागराज में, आगरा में, गाजियाबाद में, लखनऊ में। तो क्वेश्चन नंबर 65 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, यानी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पहला प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापना की गई थी। चलिए ये तो हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आप कर चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिर से लगा लीजिए, सबसे प्राचीन वीणा है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार किस के बाद भारत का नंबर, उत्तर प्रदेश का नंबर आता है तो महाराष्ट्र के बाद आता है। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है कि संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन था। प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज, भारत कला भवन वाराणसी या भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी। तो भातखंडे जो हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है लखनऊ में, इसकी स्थापना सर्वप्रथम की गई थी और यह प्रथम संगीत विश्वविद्यालय भी था। क्वेश्चन नंबर के सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है। नीली क्रांति से है, श्वेत क्रांति से, पीली क्रांति से या हरित क्रांति से। तो वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है आप बताएंगे श्वेत क्रांति से, और वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस रोग से रक्षा के लिए शिशु को DPT का टीका लगाया जाता है। रोहिणी यानी कि इसको बोलते हैं रोहिणी पीला रोग या टिटनिस, रोहिणी निमोनिया या क्षमा से, रोहिणी चेचक या टिटनिस से या रोहिणी कुकुर खांसी या टिटनिस से। तो आप बताएंगे इसको पाइटूटिस या टिटनिस, ये रोहिणी। तो DPT का जो टीका लगाया जाता है आप बताएंगे डिप्थीरिया, D4 रोहिणी को आप इसकी शुद्ध हिंदी होती है रोहिणी, तो इसको डिप्थीरिया, D4 डिप्थीरिया, P4 पाइटूटिस और T4 टिटनिस, यानी कि ऑप्शन नंबर के डी ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है कि आपको क्या है मिलान करना है। एक तरफ दिए हैं बांध, कौन कौन सी नदी पर भी बने हुए हैं वही हमको बताना है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो पहले का ऑप्शन है 4A में भी है, बी में भी है, सी में है, तो ऑप्शन नंबर डी ये हो गया एल्यूमिनेट। आप देखेंगे पोंग डैम कहाँ पर है, तो पोंग डैम आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई देगा ब्यास नदी पर, तो आपको दूसरा भी ऑप्शन में एल्यूमिनेट हो गया। बढ़ते बचे आपके पास ऑप्शन नंबर ए और सी। टिहरी डैम कहाँ है भागीरथी पर, तो सी का हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर के सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 ये राइट आंसर है। 4 3 2 1 ये आपके राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, माउंट आबू राजस्थान में है, कोडाईकनाल तमिलनाडु में है और शिमला उत्तर प्रदेश में। ये तो सपने में भी कोई आपसे पूछेगा तब भी बता दें कि शिमला कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सही मिलान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। मगध का, हैदराबाद का, मैसूर का या विजयनगर का। तो ऑप्शन नंबर के सी टीपू सुल्तान का मैसूर का शासक था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था। मोहम्मद अली जिन्ना का है, अशफाक उल्लाह खां का है, शौकत अली का है या सैयद अहमद खां का है। तो द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया यह समाचार पत्र किसका था। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। यह सैयद मोहम्मद खान का पत्र था, तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान पर रेल यात्रा आरंभ की गई थी। कोलकाता में, बम्बई में,
मद्रास में या गोवा में, तो आप बताएंगे मुंबई के थाने में यह ट्रेन चलाई गई थी। कुल 34 किलोमीटर यह ट्रेन चली थी। पंजाब, सिंध और सुल्तान इसमें 3 स्टेशन थे। उस टाइम पे हाथी का नाम था जिसको हम भोलू हाथी कहते थे, इसका शुभंकर था। और डेक्कन क्यून जो है उसका नाम था ट्रेन का। तो चलिए, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने बता दिया साइड बाई। तो ये हमारे 72-73 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 74 आपके पास आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि क्रीमी लेयर का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, बायोस्फीयर से, सामाजिक व आर्थिक हालातों से या कुक्कुट पालन से। तो क्रीमी लेयर का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आप राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर के सी आपके क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने बहुत अच्छे से टेस्ट किया होगा, हर क्वेश्चन को आपने अच्छे से बनाया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 आपको दिखाई दे रहा है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। आप बताएंगे 12 जून को, 15 जून को, 8 जून को या 9 जून को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बनाया जाता है। तो देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए पहले तो आप कहेंगे कि आज के टाइम में कितने बच्चे सही हैं, या तो एक बच्चा ठीक है, हद से 2 बच्चे ठीक है। लेकिन जब ये दो ही बच्चे होंगे तो हम उनको मजदूरी करने क्यों भेजेंगे, उनको अच्छा से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको कामयाब बनाएंगे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आप ये भी याद रखिएगा कि ये विश्व है क्या, नेशनल है कि इंटरनेशनल है, क्योंकि हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम बाहर पढ़ने जाएंगे, विदेश में पढ़ने जाएंगे। यानी कि विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। तो ये आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और जून का महीना आप कैसे याद रखें, क्योंकि जून में छुट्टी मिलती है तो हम बच्चा लोग नानी के घर घूमने जाता है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा। आई होप आप ये कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चन। मैंने ये सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, प्रत्येक को बताया है कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा क्यों नहीं हो सकता। ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। हर एक प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए। तो ये थे आज के टेस्ट पेपर। 75 क्वेश्चन में से आपने कितना किया, कितना नहीं किया। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए अच्छी कोशिश की जा रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले टेस्ट में इसी प्रकार से नई ऊर्जा, नई मोटिवेशन और नई उम्मीद और नई किरण के साथ। मैं आपसे लेती हूँ विदा। आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत। आपको रिजल्ट तक, चैनल से जुड़ने तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।